आज में आज खूब रौनक थी। घर के सबसे छोटे बेटे गौरव की शादी जो थी, घर रंग बिरंगी लाइटों और फूलों की खुशबू से भरा पड़ा था और सबसे ज्यादा इंतजार था घर की इकलौती बेटी नैना और उसके पति दामाद जी यानी रोहित के आने का। जल्दी से कमरे की साफ सफाई अच्छे से कर दो, दामाद जी आते ही होंगे। अरे हाँ, देखो सब सही होना चाहिए, उनके लिए एक अलग ही कमरा रखना, तुम जानती हो ना दामाद जी को। हाँ, अच्छे से, इसलिए उनके रुकने के लिए ये अलग ही कमरा तैयार किया है। और अपनी नैना बेटी भी तो पेट से है, तो ऐसे में भाई की शादी के साथ साथ उसे खुद का ध्यान भी रखना जरूरी है। हाँ, लेकिन जमाई बाबू का खास ख्याल रखना। शर्मा परिवार में शादी से ज्यादा तैयारी अब घर के इकलौते दामाद रोहित के आने की चल रही थी, क्योंकि वो अक्सर बात बात पर रूठ जो जाते थे। ज्ञान प्रकाश के 3 बेटे और 1 बेटी थी। उसकी बेटी की शादी रोहित से हुई थी और बाकी 2 बड़े बेटों की शादी भी हो चुकी थी। और आज बारी थी घर के सबसे छोटे बेटे यानी रोहित के सबसे छोटे साले गौरव की। इसलिए घर में शादी वाला माहौल था, लेकिन साथ ही इंतजार था उस घर के दामाद के आने का। थोड़ी देर में गाड़ी आकर रुकी। नैना और रोहित गाड़ी से नीचे उतरे। आइए दामाद जी, स्वागत है आपका। रोहित मुस्कुराया, पर उसके चेहरे पर हल्की सी थकान थी। आइए आइए दामाद जी, यहाँ विराजिए। बड़ी बहू, ठंडा ठंडा शरबत तो ले आ। शरबत नहीं, शेक चाहिए माँ जी, वो भी मैंगो शेक। है मैंगो शेक, वो भी इस मौसम में? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, अभी लाती हूँ ना आपके लिए मैंगो शेक। सुनिए जी, जल्दी से जाकर नुक्कड़ पर जो जूस वाले की दुकान है ना, उससे कुछ आम ले आइए, उन्होंने फ्रीज करके रखे होते हैं। हाँ, अभी ले आया। अब ज्ञान सिंह जल्दी से जाकर उसकी दुकान से कुछ मैंगो लाकर अपनी बड़ी बहू को देता है और वो जल्दी से उसका मैंगो शेक बनाकर उन्हें देती है। फिर सबसे मिलने के बाद रोहित कमरे में गया, पर तभी बोला, मम्मी जी, कमरे में तकिया तो एक ही है। अरे बेटा, 2 ही तो लाए थे, दूसरा कहाँ गया? शादी वाले घर में कोई चीज अपनी जगह रहती है क्या रोहित जी? अब आज एक ही तकिए से काम चला लीजिए ना। रोहित थोड़ा सा खींच जाता है, पर उस वक्त चुप हो गया। फिर वो रेस्ट करने लगा। अब नैना और बाकी सभी लोग शादी ब्याह के फंक्शन में बिजी हो गए। फिर शाम को जब रोहित को भूख लगी थी तो वो कमरे से नीचे आ गया। डाइनिंग एरिया में पहले से 15-20 मेहमान जमा थे, जिस कारण पराठे कम पड़ चुके थे। मुझे भी एक प्लेट दे दीजिए, अभी पराठे खत्म हो गए साहब, 10 मिनट रुक जाइए। रोहित के चेहरे पर नाराजगी उतर आई। दामाद आए, लेकिन फिर भी खाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बताओ भला ये क्या बात है? नैना ने उसकी आवाज सुनी और जल्दी से वहाँ आई। अरे छोड़ो भी, शादी में ऐसा होता है। जाने दो, नहीं खाना दो मुझे खाना। रोहित का मूड अब बिगड़ चुका था और वो गुस्से में ऊपर चला गया। अरे दामाद जी कहाँ गए? वो माँ, बात यह है कि जैसे ही वो खाने बैठे तो पराठा खत्म हो गया, इसलिए वो गुस्से में ऊपर चले गए। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। कोई बात नहीं, मैं अभी खुद जाकर दामाद जी की पसंद का खाना बना देती हूँ। इसके बाद सास खुद खाने की प्लेट तैयार करती है और दामाद को खाने को देती है। दामाद जी रूठिए मत, देखिए मैं आपकी पसंद की प्लेट बना कर लाई हूँ, अब तो खाना खा लीजिए। माँ जी, उसको की हिम्मत कैसे है मुझे खाने के लिए इंतजार करने के लिए कहने की? कोई बात नहीं बेटा, मैंने उसे काम से निकाल दिया। देखो अब तुम जानते हो ना, शादी ब्याह वाले घर में इतने मेहमान हो जाते हैं तो ये छोटी सी भूल हो जाती है। अब गुस्सा थूक दीजिए दामाद जी और ये खाना खा लीजिए। माँ जी, आप कह रही हैं इसीलिए खा रहा हूँ। अब रोहित खाना खा लेता है। शुक्र है दामाद जी ने खाना तो खाया, कम से कम वो मान तो गए। हाँ, तो मैं तो डर ही गया था। अब उनकी खातिरदारी में ध्यान रखना। बेटे की शादी ब्याह की तैयारियां देख रहे हैं। बहुओं तुम भी ध्यान रखना, दामाद जी को कोई मुश्किल ना होनी चाहिए। वो इस घर के दामाद हैं, रूठने नहीं चाहिए। अब रोहित का सभी घर वाले खूब ध्यान रखते हैं। अंजलि, तुमने अभी तक चाय नहीं चढ़ाई? सब मेहमान बाहर चाय का इंतजार कर रहे हैं। अभी रुक जाइए भाभी, पहले इस घर के दामाद जी के लिए कॉफी बना दे, नहीं तो आप तो जानती हैं वो नाराज हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले एक बार को मेहमान रुक जाए, यहाँ तक कि जिसकी शादी है ना वो दूल्हा भी रुक जाए, लेकिन दामाद जी नहीं रूठने चाहिए। तुम पहले उनके लिए गर्मा गर्म कॉफी बना दो। अंजलि जल्दी से कॉफी बनाती है और उन्हें देकर आती है। घर में आए हुए मेहमान ये सब देख रहे होते। हाय नी, ये हो की रहा है? हमारी चाय छोड़ सब अंदर बैठे हुए उस मेहमान की खातिरदारी में लगे हुए। बहू, हमारी चाय का क्या हुआ? जी बुआ जी, बस अभी लाई। इसके बाद वो बाकी मेहमानों को भी चाय देती है। अजी जल्दी जल्दी कुर्सियाँ लेकर चलो। अरे चल तो रहा हूँ माँ, अब इन बूढ़ी हड्डियों में जितनी जान होगी उतना ही तो करूँगा ना। उनको देखकर रिश्तेदार बातें बनाने लगते हैं, लेकिन तभी बूढ़ी बुआ सास वहाँ आती है। अरे बेटा, 1 मिनट, मुझे जोरों की प्यास लगी है, जरा मेरे लिए एक पानी का ग्लास लाओगे? क्या मैं अब घर का दामाद पानी लाएगा? मैं यहाँ का दामाद हूँ, नौकर नहीं। एक बात बता बेटा, कभी नैना के ससुराल में कोई शादी हुई तो उसने कभी काम करने से ये कहकर इनकार कर दिया क्या कि मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं, मैं ये काम क्यों करूँ? ये सुनकर रोहित चुप हो गया और कुछ देर बाद हल्दी की रस्म शुरू हुई और दूल्हे को हल्दी लगना शुरू हो गई। ढोल मंजीरों की आवाज, खुशियाँ, रंग जीत सब चल रहे थे, लेकिन रोहित अलग ही बैठा रहा। वो इस बात से रूठ गया कि सबसे पहले उसे हल्दी लगाने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। चलो ना रोहित, हल्दी की रस्म करने सब इंतजार कर रहे हैं।
मुझे नहीं जाना, यहाँ किसी को मेरी फिक्र ही नहीं, कोई पूछता भी नहीं कि खाया नहीं। दामाद जी बैठे, पहले हल्दी उनसे लगवाऊं। अरे मैं दामाद हूँ, पर यहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं। दामाद को रूठा हुआ देख अब मेहमान फुसफुसाने लगे। अरे दामाद जी को क्या हुआ, लगता है नाराज है। शादी में दामाद को सारा दुलार चाहिए होता है। तभी अचानक दूल्हा गौरव खुद हल्दी लगे चेहरे के साथ दौड़ता हुआ आया। जीजा जी आप रूठ गए क्या? लेकिन रोहित ने मुंह फेर लिया। देखो जीजा जी, आज मेरी शादी है और मेरी सबसे बड़ी खुशी आपकी मुस्कुराहट में। अगर आप ही उदास हो गए तो मेरी शादी अधूरी लगने लगेगी। अब रोहित का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा, पर वो अभी भी खामोश था। जिसके बाद उसने जाकर उसे हल्दी लगाई। लेकिन फिर कुछ देर बाद किसी को दामाद की पड़ी ही नहीं है कि उसे लाकर खाना दे, उसे भूख लगी हो सकती है। अब इसकी ये बात उस घर के तीनों बच्चे, बड़े यानी 8 साल का यश, 9 साल की स्वाति और 7 साल की शालू वहाँ ये सब सुन लेते हैं। अरे बाप रे, दामाद जी रूठ गए, दामाद जी रूठ गए। हे भगवान, दामाद जी फिर रूठ गए। सब बड़े लोग तो इधर उधर शादी ब्याह में बिजी हैं, लेकिन अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी चलो, उनके लिए खाना लेकर चलो। हाँ हाँ जल्दी चलो, दामाद जी रूठ गए, दामाद जी रूठ गए। अब वो गर्मा गर्म पत्तल में बाहर से खाना लाकर अंदर दामाद जी को देते हैं। ये लीजिए दामाद जी, गर्मा गर्म खाना खाइए, लेकिन रूठिए मत। उन बच्चों की मासूमियत देख रोहित को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन सोचता है, मैं क्या सच में छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाता हूँ? अपने ससुराल वालों से रूठ जाता हूँ? क्या सच में मेरा स्वभाव ऐसा अजीब होता जा रहा है जो आज ये छोटे छोटे बच्चे, मैं रूठ न जाऊँ इसीलिए गर्मा गर्म पत्तल अपने नन्हे हाथों से लेकर मुझे खाना देने आ रहे हैं? नहीं नहीं, ये ठीक बात नहीं रोहित। तू भला ऐसा कब से हो गया? तुझे तो बच्चों से कितना प्यार है, तेरी बीवी खुद माँ बनने वाली है और तू बच्चों को ऐसे इनडायरेक्ट उनसे काम करवा रहा है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। आज नन्हे बच्चों ने उसे उसकी गलती का एहसास करवा दिया और अब वो उन बच्चों से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो बच्चों, मेरी हरकतों के कारण तुम्हें भी परेशान होना पड़ा, लेकिन अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो मेरे कारण बाकी सब घर वालों को परेशान होना पड़े। और नहीं, इस बार दामाद जी नहीं रूठे, बल्कि वो तो तुम बच्चों से बड़े खुश हैं जो मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं। और इसके बाद न सिर्फ शादी की रस्मों में बल्कि बाकी कामकाज में भी एक दामाद की ऐंठ लेकर नहीं, बल्कि उस घर का बेटा होने के साथ साथ काम करवाता है। साथ ही बाकी सभी रस्मों में भी उसने खुशी खुशी पार्टिसिपेट किया। फिर रात को बारात निकली, ढोल बज रहे थे, गौरव घोड़ी पर बैठा था। तभी नैना बोली, रोहित जरा भैया के साथ घोड़ी को पकड़ लो, शुभ माना जाता है। रोहित ने घोड़ी की लगाम पकड़ी और खुशी खुशी बारात में नाचते हुए गए। सोनपुर गांव के चौराहे पर 2 छोले भटूरे वाले अपना अपना ठेला लगाकर धंधा करते थे। एक छोर पर मुकेश अपना ठेला लगाता था तो दूसरे छोर पर मोहनलाल अपना ठेला लगाता था। अरे मोहनलाल सेठ, एक प्लेट बढ़िया छोले भटूरे लगाना। अरे एक प्लेट क्या, 2 प्लेट मस्त छोले भटूरे लगवाता हूँ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, एक ही बहुत है। मोहनलाल के ठेले पर लड़के काम करते थे। एक बर्तन धोता था तो दूसरा ग्राहकों को संभालता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इतने में मोहनलाल ने ठेले पर काम करने वाले लड़के सोनू को एक जोरदार तमाचा मारा। ग्राहक चौंक गए। अभी तक तूने इन भाई साहब की थाली नहीं लगाई, ये ग्राहक हमारे भगवान है। बस अभी लगाता हूँ सेठ जी। सोनू जल्दी जल्दी प्लेट लगाता है और वो ग्राहक खाने लगता है। छोले भटूरे इतने स्वादिष्ट थे कि सब लोग बहुत जल्दी जल्दी खा रहे थे। वहीं दूसरे छोर पर मुकेश के ठेले पर सिर्फ 1 या 2 ग्राहक ही मुश्किल से आते थे। अरे मोहनलाल सेठ, छोले भटूरे खाकर तो मजा ही आ गया। आपका लड़का बहुत स्वादिष्ट छोले बनाता है। सिखाया तो मैंने ही है इसे, वरना इस गवार को तो शरबत तक बनाना नहीं आता था। इसी बात पे 1 प्लेट और लगाना। देखा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप 2 प्लेट लगवाओ, पर आपने मेरी बात मानी ही नहीं। मुझे भी 1 प्लेट और लगाना। सोनू छोले भटूरे की बहुत सारी प्लेटें लगाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी मोहनलाल सेठ उसे फिर से एक जोरदार तमाचा मारता है। अब मैंने क्या किया सेठ जी? बिना मालिक की आज्ञा के तूने प्लेटें लगाना क्यों शुरू कर दी? माफ करना मालिक, गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चल अब अपना काम कर, हमारे भगवान जैसे ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। सोनू अपना काम करने लगता है और सभी के लिए प्लेटें लगाता है। वहीं दूसरे छोर पर खड़े मुकेश के ठेले पर अजय छोले भटूरे खा रहा था। उसके ठेले पर एक ही ग्राहक था जो कि मोहनलाल की सारी हरकतें देख रहा था। ये सामने वाला सेठ कुछ ज्यादा ही घमंड नहीं दिखाता। अब क्या कर सकते हैं भाई साहब, एक ठेले की बदौलत करोड़ों रुपया कमा चुका है, घमंड तो आएगा ही। लेकिन एक बात बताओ भाई साहब, जी पूछिए, आखिर उसके ठेले पर सुबह से लेकर रात तक ग्राहकों की लाइन क्यों लगी रहती है, जबकि तुम्हारे ठेले पर गिनती के कुछ ही लोग आते हैं? हो सकता है मेरे हाथों में स्वाद ना हो, सेठ जी के कारीगरों में ज्यादा स्वाद हो। नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, आपके हाथों में भी जादू है, मुझे लगता है बात कुछ और है। तो इस तरह से मुकेश थोड़ा बहुत ही कमा पाता था और मोहनलाल हजारों रुपए हर दिन कमाता था। वहीं मुकेश का धंधा इतना मंदा पड़ गया कि उसकी दुकान बंद होने की नौबत आ गई। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी मोहनलाल के ठेले पर आता है। सेठ जी, सुबह से कुछ नहीं खाया है, इस गरीब को कुछ खिला दो। सेठ मोहनलाल उस भिखारी को गुस्से से देखता है और 1 रुपए का सिक्का निकालकर उसके मुंह पर मार देता है। ये ले पकड़, अब भाग यहाँ से,
1 रुपए में तो बिस्कुट भी नहीं मिलेगा सेठ जी। अच्छा, तो क्या तुझे लाखों रुपए दान कर दूं? हैं? निकल यहाँ से, देख नहीं रहा यहाँ सैकड़ों लोग लाइन लगा कर खड़े हैं। टाइम खोटी मत कर। मुझे पैसे मत दो, बस कुछ खाने को दे दो। तो पैसे निकाल और छोले भटूरे खा ले। अगर मेरे पास पैसे होते तो आपके सामने भीख क्यों मांगता सेठ जी? आपकी दुकान का नाम करोड़पति छोले भटूरे वाला है। थोड़ा सा आप मुझे भी खिला दोगे तो आप गरीब नहीं हो जाओगे। इतने में सेठ अपने दूसरे लड़के को जोरदार तमाचा मारता है। तो इतनी देर से देख रहा है कि ये 2 कौड़ी का भिखारी मुझसे बहस कर रहा है और तो चुपचाप तमाशा देख रहा है। भगा इसको यहाँ से। वो लड़का भिखारी के पास जाता है और चुपके से उसके कान में बोलता है, बाबा आप यहाँ से चले जाओ, वरना आपके चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी। वैसे भी आजकल बेरोजगारी इतनी है कि नया काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं अपने सेठ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ बाबा। कोई बात नहीं बेटा, तुम सब लड़के एक दिन बहुत तरक्की करोगे। तुम लोगों की वजह से ही तुम्हारा सेठ करोड़पति बना है। खैर मैं चलता हूँ। वो भिखारी वहाँ से सीधा मुकेश के ठेले पर चला जाता है। मुकेश जल्दी से 1 प्लेट छोले भटूरे लगाता है और उस भिखारी को बड़े ही प्यार से खिलाता है। भगवान करे तेरा धंधा खूब फले फूले। बाबा अभी तो मेरी बोहनी तक नहीं हुई है, पैसे तो नहीं है, पर अगर आपको भूख लगी है तो आप छोले भटूरे खा लीजिए। ठीक है बेटा। बेटा वो सामने वाले ठेले का नाम करोड़पति छोले भटूरे वाला क्यों है, क्या तुम बता सकते हो? बाबा क्योंकि वो कई सालों से ये धंधा कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें। उन्होंने करोड़ों कमा लिए हैं, इसीलिए लोग उन्हें करोड़पति छोले भटूरे वाला कहने लगे। तब से उन्होंने अपनी दुकान का नाम करोड़पति छोले भटूरे वाला रख लिया। पर सही मायने में तुमसे बड़ा करोड़पति कोई नहीं है बेटा। इतना कहकर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर पर किसी गली में खड़ी एक कार के अंदर बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। मुकेश ये दूर से देखता है और उसे ये बात बहुत अजीब लगती है। अजीब है, गाड़ी है तो फिर खाने का भीख क्यों मांग रहा था? तभी मोहनलाल मुकेश को टॉन्ट मारने लगा। क्यों रे मुकेश, चूना लगाकर चला गया ना? कितनी बार कहा है तुझे कि यहाँ से ठेला लेकर चला जा। तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जब तक मेरा ठेला यहाँ है तब तक तेरे छोले भटूरे बिक ही नहीं सकते। मोहनलाल हर रोज ऐसे ही मुकेश को टॉन्ट मारता था। मुकेश को बहुत बुरा भी लगता था, लेकिन वो बेचारा भी क्या ही करता, घर की जिम्मेदारी थी उस पर। हाँ मोहनलाल भाई, तुम भी सुना लो, लेकिन याद रखना सबका दिन आता है। तेरा तो दिन कब का ढल चुका है रे, अब अंधेरा ही अंधेरा है। मुकेश दुखी हो गया। मुकेश भटूरे तलने के लिए अच्छे तेल का भी इस्तेमाल करता था और यही करते करते वो गरीब होता जा रहा था। एक दिन मुकेश की बीवी ने उसे कह दिया, सुनो बहुत हो गया, अब मैं ऐसे नहीं रह सकती। छोले भटूरे बिकते नहीं तो क्यों जाते हो बार बार? घर में राशन नहीं है, हम क्या भूखे मरेंगे? आज अगर राशन नहीं लाए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुकेश ठेला लेकर उसी जगह पर चला गया, लेकिन उसका 1 प्लेट भी छोला भटूरा नहीं बिका। दोपहर को वो मोहनलाल के पास पैसे उधार लेने चला गया। मोहनलाल भाई कुछ पैसे उधार दोगे? मैं बहुत जल्दी लौटा दूंगा। आ गया ना औकात पर? अरे जा भाग यहाँ से, मैं अपने सगे बाप को भी उधार नहीं देता, तुझे क्या दूंगा? मुकेश का मोहनलाल ने बहुत अपमान किया। मुकेश अब हौसला खो चुका था। तभी वहाँ वो गाड़ी आकर रुकी। उस दिन वो भिखारी जिस गाड़ी में बैठकर चला गया था, उस गाड़ी से एक सेठ बाहर निकला। वो सेठ सूट बूट में था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो सिर्फ करोड़पति नहीं अरबपति है। मोहनलाल ने सोचा कि वो अमीर सेठ उसी के ठेले पर आ रहे थे, लेकिन वो सेठ मुकेश के पास चले गए। पहचान रहे हो मुझे? मैं वही हूँ जो उस दिन भिखारी के रूप में आया था। अरे हाँ, आप तो बड़े साहब निकले, लेकिन मेरे पास क्यों आए हो सेठ? और उस दिन वो भिखारी बन के? बताता हूँ। असल में मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत सारा बिजनेस है मेरा। अब मैं छोले भटूरे का फ्रेंचाइजी खोलना चाहता हूँ, लेकिन छोले भटूरे के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इसीलिए मैं उस दिन छोले भटूरे खाने निकला था। भिखारी के रूप में इसलिए निकला था क्योंकि गरीब बनकर ही लोगों के नियत का पता चलता है। मैं घमंडी लोगों के साथ व्यापार नहीं करता। तुमने मुझे प्यार से खाना खिलाया, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे छोले भटूरे से ज्यादा स्वादिष्ट तो मोहनलाल सेठ के छोले भटूरे हैं। वो पुराना तेल इस्तेमाल करता है, साथ में कुछ ऊट पटांग चीजें भी डालता है, जिससे हेल्थ खराब होती है। मेरी दुकान में अमीर लोग खाने के लिए आएंगे, उन्हें टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी चाहिए। मुकेश अब राजी हो गया, उसे बस देखभाल करनी थी। सेठ ने उसी वक्त उसे लाखों का चेक दिया और कुछ ही दिनों में वहीं पर छोले भटूरे का एक चकाचक दुकान खुल गई। साथ ही साथ पूरा शहर छोले भटूरे की नई ब्रांड से छा गया। मुकेश करोड़पति बन गया और मोहनलाल सेठ की कमाई बंद हो गई। इस तरह अंत में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत की जीत हुई।